गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग का संपूर्ण ज्ञान, जिसके अंतर्गत आपको इतने सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो अगर आपके सब्जेक्ट में एग्रीकल्चर मार्केटिंग है तो पास की लगभग पूरी गारंटी है। तो वीडियो हमारा है और रिज़ल्ट आपका रहेगा। तो चलते हैं फर्स्ट पॉइंट में। मार्केट जानते हैं कि मार्केट क्या होता है। तो मार्केट क्या होता है? मार्केट वह होता है जिसके अंतर्गत किसी भी क्षेत्र में जो व्यावसायिक लेन देन होता है उसको हम मार्केट कहते हैं। मतलब किसी क्रेता और विक्रेता के बीच जो प्रतिस्पर्धा होता है उसको हम मार्केट कहते हैं। मार्केट जो है लैटिन वर्ड से लिया गया है, लैटिन वर्ड के मार्केटस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मर्चेंडाइज एंड ट्रेड। तो नेक्स्ट चलते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग की ओर। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग वह होता है जिसके अंतर्गत जब हम किसी भी फार्म से किसी कंज्यूमर तक किसी वस्तु को पहुंचाने की जो पूरी मेथड है, पूरी प्रक्रिया है, उसको हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है उसको हमें लास्ट उपभोक्ता तक पहुंचाना है, उसके बीच में जो भी प्रोसेसिंग हो रही है उसको हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट। टाइप्स ऑफ मार्केट, फर्स्ट मोनोपोली मार्केट, दूसरा ओलिगोपोली और तीसरा कम्पिटिटिव मार्केट। तो मोनोपोली मार्केट क्या होता है? मोनोपोली मार्केट मतलब एकाधिकार बाजार। एकाधिकार बाजार वह होता है जिसके अंतर्गत सिर्फ एक सप्लायर होता है, और जब एक सप्लायर होगा तो डिमांड ज़्यादा क्रिएट होगी क्योंकि उसका कोई कंपटीटर नहीं होगा, उसको बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा क्योंकि किसी भी कैंडिडेट के पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। और ऐसा लगभग 1990 में ऐसा मार्केट ज़्यादा थे, अब तो ऐसा मार्केट देखने को बहुत कम मिलता है। नेक्स्ट है ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली में क्या है? लिमिटेड सप्लायर होते हैं। लिमिटेड सप्लायर मतलब 2, 4, 20, 25 जो होगा वो फिक्स होगा, ये नहीं कि अनलिमिटेड। ठीक है, तो उसको बोलेंगे ओलिगोपोली मार्केट, जिसके अंतर्गत लिमिटेड सप्लायर होते हैं। ठीक है, और इसमें जो है जो सप्लायर होता है वो सप्लायर मोनोपोली की अपेक्षा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट कम्पिटिटिव मार्केट। कम्पिटिटिव मार्केट मतलब कि मैनी सप्लायर्स एंड मैनी कंज्यूमर्स, जिसमें सप्लायर्स भी बहुत सारे होते हैं और कंज्यूमर भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि सप्लायर की अपेक्षा कंज्यूमर कम हो। जैसे सर्राफा बाज़ार। सर्राफा बाज़ार में आप जाएंगे, ज्वेलरी मार्केट में जाएंगे तो आपको हर ज्वेलरी की दुकान पे भीड़ नहीं दिखेगी। आपको हो सकता है दुकानों की संख्या ज़्यादा हो, कई दुकानें ऐसे खाली पड़ी हों। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम कम्पिटिटिव मार्केट। नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट में हमें जानते हैं कि कितने प्रकार की क्लासिफिकेशन है। तो फर्स्ट पॉइंट में है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन और एरिया। लोकेशन के आधार पे इसको जो है 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें लोकल, रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल। लोकल मार्केट क्या होता है? लोकल मार्केट वह होता है जिसके अंतर्गत जब किसी ऐसी वस्तु का व्यापार करना जो कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाने वाली हो तो उसको हम लोकल में ही सप्लाई कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं लोकल मार्केट, जैसे वेजिटेबल्स एंड मिल्क। नेक्स्ट रीजनल मार्केट। रीजनल मार्केट क्या होता है? रीजनल मार्केट मतलब क्षेत्रीय बाज़ार। क्षेत्रीय बाज़ार मतलब आसपास के क्षेत्र में भी हम उसका मार्केटिंग कर सकें, वो क्षेत्रीय बाज़ार हो गया। अपने आसपास के क्षेत्र में जब मार्केटिंग करते हैं, जैसे अनाजों का, कॉटन का, ग्रेन्स का, इन सब चीज़ों का हम जब मार्केट करते हैं तो रीजनल मार्केट में आता है। नेक्स्ट पॉइंट में जब हम नेशनल लेवल पे दूर दूर जो है स्टेट में हम सप्लाई करते हैं, अपने ही देश में सप्लाई करते हैं, तो उसको हम नेशनल मार्केट कहते हैं, जैसे जूट का और टी का। नेक्स्ट इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट ऐसा मार्केट जिसके अंतर्गत हम विदेशों में भी चीज़ों को सप्लाई करें, मतलब वो जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें नहीं हो, तो उसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल मार्केट, जैसे गोल्ड, डायमंड, etc। नेक्स्ट चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, नेक्स्ट इम्परफेक्ट एंड नेक्स्ट मोनोपोली मार्केट। जैसा हमने टाइप्स ऑफ मार्केट में पढ़ा था उसका जस्ट अपोजिट पॉइंट चल रहा है। जैसे परफेक्ट कंपटीशन, यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा होता है, सप्लायर बहुत ज़्यादा होते हैं और कंज्यूमर कम भी हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में सर्राफा बाज़ार बताया था। नेक्स्ट पॉइंट में इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जहाँ पर लिमिटेड सप्लायर होते हैं उसको हम इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहते हैं। मोनोपोली मार्केट को हम जीरो कंपटीशन मार्केट भी बोलते हैं, जीरो कंपटीटिव मार्केट, इसलिए क्योंकि जब सिंगल सप्लायर होगा तो उसका कोई कंपटीटर नहीं होगा, मतलब जीरो कंपटीटर।
और जब मोनोपोली मार्केट होगा तो मोनोपोली मार्केट में सिंगल सप्लायर होगा, मैनी कंज्यूमर्स होंगे, बेनिफिट उसको ज़्यादा होगा कोई, क्योंकि किसी भी कैंडिडेट के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सेल, मतलब बेचने के तरीके के आधार पे। पहला मिक्स्ड मार्केट, ऐसा मार्केट जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल रही हो, एक ही जगह पे बहुत सी चीज़ों का मिलना, बहुत सी वस्तुओं का मिलना, उसको मिक्स्ड मार्केट बोलेंगे। स्पेशलाइज्ड मार्केट, ऐसा मार्केट जहाँ पर किसी स्पेशल चीज़ ही बेची जाती हो, उसको हम स्पेशलाइज्ड मार्केट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में है मार्केट ऑफ सेल बाई सैंपल, सैंपल दिखाकर पर जहाँ पर प्रदर्शनी लगा हो, ठीक है, सैंपल दिखाकर उसके बाद जो हम मार्केटिंग करते हैं, डिमांड क्रिएट करते हैं, उसको अकॉर्डिंग टू सैंपल बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है मार्केट ऑफ सेल बाई इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन मतलब कि पहले वस्तुओं को देख लेना, डेमो कर लेना, उसके बाद वस्तुओं को खरीदना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में है मार्केट ऑफ सेल बाई ग्रेड, ग्रेडिंग के आधार पे, मतलब किस ग्रेड का, किस क्वालिटी का वस्तु है। जैसे आप किसी मार्केट में जा रहे हो, देखते हो आप कि ये अच्छी क्वालिटी का है, ये लो है, थोड़ा और लो है, इस प्रकार उसकी ग्रेडिंग देखने के आधार पे वस्तुओं को खरीदना। नेक्स्ट पॉइंट में है मार्केट ऑफ सेल बाई ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क मतलब जो ब्रांड है, ऑलरेडी ब्रांड है, उस वस्तु को खरीदना। तो अलग अलग ब्रांड की वस्तुएं मार्केट में दिखती हैं, तो ब्रांड के आधार पे वस्तुओं जो मार्केट है उसका डिवाइडेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ लीगलिटी, लीगलिटी के आधार पे पहला पॉइंट है फेयर मार्केट, फेयर मार्केट मतलब होता है उचित बाजार, उचित बाजार मतलब जो एक नॉर्मल मार्केट होता है जहाँ पर गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं और वहाँ सिस्टमेटिक काम होता है, उसको हम बोलते हैं फेयर मार्केट। ठीक है, जहाँ पर कोई भी कैंडिडेट जाता है, उसको जो रेट मिल रहा है हम भी जाएंगे, उसी हमको भी उसी रेट में वस्तु मिलेगी, कोई तीसरा जाएगा तो उसको भी उसी रेट में वस्तु मिलेगी। ठीक है, उसको फेयर मार्केट बोलते हैं, निष्पक्ष बाजार बोलते हैं या उचित मार्केट बोलते हैं। नेक्स्ट है टीप मार्केट, टीप मार्केट मतलब चोर बाजार, चोर बाजार मतलब कि कोई भी ऐसा मार्केट जिसके अंतर्गत वहाँ पे हमको ठगा जाए ज़्यादातर, या फिर वस्तुएं बहुत ज़्यादा सस्ती में मिलें, वो चोरी वाली वस्तुएं भी हो सकती हैं। ठीक है, मोबाइल ही है, उसका रेट जो है 30,000 रुपये है, लेकिन हो सकता है आपको चोर मार्केट में वो 6,000 रुपये में मिल जाए, तो उसको हम टीप मार्केट बोलेंगे। ओपन मार्केट, खुला बाज़ार, खुला बाज़ार वह होता है जिसके अंतर्गत कोई भी वस्तु कहीं भी आप देखोगे, रोड पे भी दुकान लगा लेते हैं, दूसरी जगह भी चले जाते हैं। ठीक है, तो उसको बोलेंगे ओपन मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, जब वस्तुओं को खरीदने के आधार पे जो मार्केट होता है, कहीं पर होलसेल मार्केट हो सकता है, कहीं पर रिटेल मार्केट हो सकता है। होलसेल मार्केट क्या होता है, होलसेल मार्केट वह है जिसके अंतर्गत वस्तुओं को हमको बल्क में खरीदना और बल्क में ही बेचना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट में है रिटेल मार्केट, रिटेल मार्केट वह होता है जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं को थोड़े थोड़े टुकड़े में वस्तुओं को खरीदते भी हैं और बेचते हैं, उसको हम बोलते हैं रिटेल मार्केट। नेक्स्ट पॉइंट में है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट कंट्रोल के आधार पर या गवर्नमेंट के नियंत्रण के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है अलग से। पहला रेगुलेटेड मार्केट, दूसरा अनरेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट क्या होता है, रेगुलेटेड मार्केट वह होता है जिसके अंतर्गत जब गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन मार्केट में फॉलो किए जाएँ, उसको हम बोलेंगे रेगुलेटेड मार्केट, जिसमें गवर्नमेंट का पूरा नियंत्रण हो, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वर्क हो रहा हो, उसको रेगुलेटेड मार्केट। अनरेगुलेटेड मार्केट जहाँ पर गवर्नमेंट का कोई नियंत्रण ना हो, जिस प्रकार हमने टीफ मार्केट बताया आपको। ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्या, अनरेगुलेटेड मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आया फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। फंक्शन ऑफ मार्केटिंग में फर्स्ट पॉइंट में है प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन मतलब फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के फंक्शन कौन कौन से। पहला प्रमोशन, प्रमोशन के लिए एडवर्टाइजमेंट करना, टीवी में दिखाना, न्यूज़पेपर में निकालना, जिससे क्या है वो वस्तुओं को प्रमोट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट में है प्राइजिंग, मतलब मार्केट के अकॉर्डिंग प्राइस को फिक्स करना, मार्केट के अकॉर्डिंग प्राइस को फिक्स करना। नेक्स्ट पॉइंट में है कस्टमर सपोर्ट एक्टिविटी। कस्टमर सपोर्ट एक्टिविटी क्या होता है, कस्टमर सपोर्ट एक्टिविटी मतलब कि जैसे हम टीवी लगवाते हैं, तो टीवी लगवाने के लिए हम कैंडिडेट खुद आता है, वो टीवी को सेट करके चला जाता है, तो उसको बोलते हैं कस्टमर सपोर्ट एक्टिविटीज़। या कोई रिपेयरिंग का या कॉल का वर्क हो जिसके अंतर्गत कॉलिंग से ही काम हो जाता है, जिससे क्या है कस्टमर सपोर्ट एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, जो कस्टमर की सपोर्ट के लिए सर्विस प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में है ब्रांडिंग,
ब्रांड बनाना किसी वस्तु को, जिससे क्या है डिमांड और अच्छी क्रिएट होती है, लेकिन ब्रांड बनाने के लिए हमें क्वालिटी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट में है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग एंड लेबलिंग होता है जिसके अंतर्गत हमें वस्तुओं का पैकिंग करना और उसकी लेबलिंग अच्छे तरीके से करना, जिससे क्वालिटी अच्छी दिखे। नेक्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, वस्तुओं को ग्रेडिंग में करना, कौन सी वस्तु किस क्वालिटी की है उसके अकॉर्डिंग ग्रेडिंग करना। नेक्स्ट पॉइंट में है प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग करना, उसको डेवलप करना, ठीक है, जिससे क्या है अगर उसका स्ट्रक्चर ही अच्छा लगेगा तो उससे भी डिमांड क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में है मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केटिंग की प्लानिंग कर लेना, किस प्रकार वस्तु को हमें सप्लाई करना है, क्या करना है, कहाँ पर कितनी वस्तुओं को भेजना है, वो प्लानिंग हो गया। नेक्स्ट मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, मार्केट का इन्फॉर्मेशन रखना, जिसके अंतर्गत किस मार्केट से कितनी वस्तुएं और किस रेट में मिलती हैं और कितनी सप्लाई होती हैं, तो उस मार्केट की पूरी कंडीशन, मार्केट में जो सप्लाई होती है वस्तुएं, कितनी डिमांड होती है, वो सब चीज़ों का इन्फॉर्मेशन रखना। नेक्स्ट पॉइंट में है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसके अंतर्गत हम जा कर के खुद कैंडिडेट को प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको बोलते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट बाइंग, हमें कितनी वस्तुओं को ख़रीदना है, कितना मार्केट में बनाना है, कितना बेचना है, ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन रखना। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था होनी चाहिए, और अगर रिस्क हुआ वस्तुएं सप्लाई नहीं हो तो उसके लिए भी अपने पास ऑप्शन होने चाहिए, और फाइनेंशियल सपोर्ट भी होना चाहिए। बाई चांस डिमांड ज़्यादा आ गई, पैसे नहीं हैं, वस्तुओं की पूर्ति कैसे करेंगे, तो फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग की जो समस्याएं हैं उसके बारे में जानते हैं। समस्याओं में प्रॉब्लम्स भी हैं उसकी और सॉल्यूशंस भी हैं। प्रॉब्लम यह है कि स्टोरेज नहीं है, जिसके कारण वस्तुएं जल्दी ख़राब हो जाती हैं, इसलिए क्या है लोग जल्दी सप्लाई कर देते हैं वस्तुओं को, एक अच्छा रेट नहीं मिल पाता है। जब भी प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन अगर हाई हुआ उस समय रेट डाउन हो जाता है, और जैसे ही प्रोडक्शन धीरे धीरे निकल जाता है तो वस्तुओं का रेट बढ़ जाता है, ठीक है, मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो रेट डाउन हो जाता है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्या है स्टोरेज, स्टोरेज की प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में मिडिल मैन एक्सप्लॉयटेशन, मतलब जो बिचौलिया है बीच में वो पैसा बहुत खा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में प्राइस फ्लक्चुएशन, प्राइस का जो उतार चढ़ाव है उसके कारण भी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट लैक ऑफ ग्रेडिंग, ग्रेडिंग का अभाव है, ये भी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट पॉइंट में इसमें हम पढ़ते हैं सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन में रेगुलेटेड मार्केट, मतलब कि एक उचित बाज़ार होना चाहिए, वेयर हाउसिंग होना चाहिए, ई-नैम होना चाहिए, और कोऑपरेटिव मार्केटिंग होना चाहिए, और एमएसपी एक्सपेंशन होना चाहिए। तो ये उसके समाधान हो गए। नेक्स्ट चलते हैं मार्केटिंग फंक्शन या एजेंट। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि फंक्शनरीज कौन से हैं और एजेंट्स कौन से हैं, मतलब कि अगर हम किसी भी वस्तु की मार्केटिंग करते हैं तो किस किस प्रकार से उसमें बीच में कैंडिडेट आते हैं। पहले पॉइंट में है इटिनेरेंट ट्रेडर्स, मतलब घुमंतु व्यापारी। घुमंतु व्यापारी क्या होता है, जो गाँव में घूम घूम कर वस्तुओं को इकट्ठा करता है या उसकी मार्केटिंग करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं घुमंतु व्यापारी। नेक्स्ट पॉइंट में है विलेज मर्चेंट, मतलब कोई गांव का लाला, सेठ, महाजन, इस प्रकार का जो व्यक्ति मार्केटिंग करता है, वस्तुओं को इकट्ठा करता है या वस्तुओं को बेचता है, उसको हम बोलते हैं गांव का व्यापारी। जो वस्तुओं को ज़्यादातर खरीदता है, वस्तुओं को आसपास से खरीद करके इकट्ठा करके उसको किसी मंडी में बेच देता है। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पक्का अड़तिया और कच्चा अड़तिया। अब पक्का अड़तिया क्या होता है? पक्का अड़तिया वह होता है जो कि मंडी स्तर पर कार्य करता है। इसका जो एरिया होता है वो लिमिटेड होता है। जैसे कि अगर उसको भोपाल और रायसेन दे दिया गया तो भोपाल और रायसेन में ही सप्लाई करेगा वो, किसी दूसरे जगह से वस्तुओं को ना खरीदेगा ना ही बेचेगा, तो उसको बोलेंगे पक्का अड़तिया। और कच्चा अड़तिया क्या होता है? कच्चा अड़तिया किसी भी गांव में जाकर के वस्तु को इकट्ठा कर सकता है, इसकी कोई एरिया लिमिटेड नहीं होती है, ठीक है, किसी भी एरिया से वस्तु को खरीद सकता है और किसी भी एरिया में वस्तु को बेच सकता है, उसको हम कच्चा अड़तिया बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं ब्रोकर। ब्रोकर क्या होता है? एक चालाक व्यक्ति, एक चालाक व्यक्ति की होता है जिसके अंतर्गत क्या है कि ये किसी भी वस्तु को बेचने में पैसा खाने का ही काम सोचता है। वो सोचता है कि मैं किस प्रकार पैसे को कमाऊं, ठीक है, तो वो दलाल का काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट होलसेलर, जो कि वस्तुओं को इकट्ठा खरीदता है
और इकट्ठा ही वस्तुओं को बेच देता है। रिटेलर जो वस्तुओं को थोड़ा थोड़ा खरीदता है और थोड़ा थोड़ा बेचता है, ठीक है, गली मोहल्लों में हर जगह अलग अलग बेचता है, तो उसको रिटेल ट्रेडर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑक्शनरी, मतलब नीलामी करता। जब कोई वस्तु अचानक उनको बेचना है तो जितना अच्छा रेट मिल सकता है उस रेट में, कम से कम रेट में या ज़्यादा ज़्यादा रेट में वस्तु को बेच देता है, उसको ऑक्शनरीज बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेसर, प्रोसेसर होता है जिसके अंतर्गत कोई भी कैंडिडेट किसी वस्तु को इकट्ठा करके उसको किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसके बाद उसको बेचता है, उसको प्रोसेसर बोलते हैं। नेक्स्ट है स्पेकुलेटिव एजेंट। स्पेकुलेटिव मतलब सट्टा एजेंट, मतलब कि जिसके अंतर्गत कीमतों का जो उतार चढ़ाव होता है तो उस समय जो लाभ दिखता है उनको, उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ व्यापार करते हैं, उसको बोलते हैं सट्टा एजेंट। नेक्स्ट पल्लेदार। पल्लेदार वह होता है जो भी किसी भी वस्तु को गाड़ी में उतारने चढ़ाने का काम करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पल्लेदार, उसके बदले में उसको पैसा मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है? मार्केटिंग स्ट्रेटजी वह है जिसके अंतर्गत हमें किसी भी वस्तु को मार्केटिंग करने से पहले उसकी एक रणनीति तैयार करनी पड़ेगी जिसके कारण हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो ये 3 प्रकार से होता है, जैसे सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। सेगमेंटेशन क्या होता है? अलग अलग मार्केट जो बटे होते हैं उसको सेगमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। कहीं पर कपड़े का मार्केट है, कहीं पर इलेक्ट्रिशियन का मार्केट है, इलेक्ट्रिकल का मार्केट है ना, इलेक्ट्रिक वाली चीज़ें मिलती हैं। इस प्रकार अलग अलग मार्केट को जब बांट देते हैं उसको बोलते हैं सेगमेंटेशन। टारगेटिंग क्या है? टारगेटिंग वह है जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि कौन सा मार्केट सबसे अच्छा है और वहाँ पे हमारा टारगेट बहुत आराम से पूरा हो जाएगा, उसको हम टारगेटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट पोजीशनिंग, कौन से मार्केट में कितना सप्लाई हो रहा है, कितना आगे बढ़ गया है वो मार्केट, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करना, ठीक है, तो उसको बोलेंगे पोजीशनिंग। नेक्स्ट चलते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है? किसी भी वस्तु की लाइफ साइकिल जो कि स्टार्टिंग में इसकी जो स्टेजेस हैं, जो साइकिल है, वो 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसा कि हम इसमें पिक्चर में इसके देख सकते हैं, ग्राफ में ये लिखा है, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा ग्रोथ, तीसरा मैच्योरिटी और चौथा डिक्लाइन। मतलब जब हम किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन चलता है, उसके बारे में हम बताते हैं, लोगों को बताते हैं, तो इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद जब हम उसकी डिमांड देखते हैं कि इंट्रोडक्शन देने के बाद धीरे धीरे डिमांड क्रिएट होने लगी तो वो ग्रोथ में पहुंच जाता है। तो ग्रोथ स्टेज क्या हुआ? ग्रोथ स्टेज मतलब किसी भी वस्तु की डिमांड क्रिएट होते रहना, उसको ग्रोथ स्टेज। नेक्स्ट मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज वह जिसके अंतर्गत प्रोडक्ट बिल्कुल हाई लेवल पर सप्लाई हो रहा है, सबसे ज़्यादा सप्लाई हो रहा है, सबसे ज़्यादा अर्निंग हो रहा है, उसको मैच्योरिटी स्टेज बोलेंगे। नेक्स्ट है डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज वह है जिसके अंतर्गत कंपटीटर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब कंपटीटर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वस्तुएं सप्लाई होना कम हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग उस वस्तु को बेचने लगते हैं, तो उसको बोलेंगे डिक्लाइन स्टेज। नेक्स्ट चलते हैं मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स वह होता है जिसके अंतर्गत किसी एक फर्म में जो प्राइस है उसका निर्धारण करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, एडवर्टाइजमेंट करना, इन सब चीज़ों को मिलाकर जो रणनीति बनती है उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स, जिसके अंतर्गत ऐसी रणनीति तैयार करना, स्ट्रेटजी बनाना जिससे प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई हो सके। नेक्स्ट चलते हैं 4P ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। 4P ऑफ मार्केटिंग मिक्स में पहला है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट वह है जिसके अंतर्गत हमें इस प्रकार वस्तु का प्रोडक्ट रखना, प्रोडक्ट बनाना जिससे क्या है वस्तुओं को लोग खरीद सकें। जैसे हम पैकिंग करते हैं तो पैकिंग में अगर हम एक अच्छी पैकिंग कर दें तो हो सकता है डिमांड क्रिएट होने लगे, लेकिन अगर एक नॉर्मल पैकिंग करते हैं तो डिमांड पे प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट में है प्राइस। एक ऐसा प्राइस रखना जिससे क्या है लोग उसका भुगतान कर सकें, उसको वस्तुओं को खरीद सकें। नेक्स्ट है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट क्या है? प्लेसमेंट वह है जिसके अंतर्गत हमें
क्षेत्रों का निर्धारण करना कि हमें वस्तुओं को कहाँ पर सप्लाई करना है, ठीक है, जहाँ पर डिमांड अच्छी क्रिएट हो सके, जहाँ सप्लाई हो सके, उसको हम बोलेंगे प्लेसमेंट। नेक्स्ट प्रमोशन। प्रमोशन मतलब हमें किसी भी वस्तु को प्रमोट करना है, किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करना, लोगों से संपर्क बनाना, उसका प्रमोशन करना, जिससे बोलेंगे प्रमोशन। नेक्स्ट पॉइंट में है मार्केटिंग सेगमेंटेशन। मार्केटिंग सेगमेंटेशन मतलब मार्केट को उसकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग बांटना, अलग अलग समूहों में बांटना, उसको हम मार्केटिंग सेगमेंटेशन बोलते हैं। तो सेगमेंटेशन जो होता है वो 4 प्रकार से कर सकते हैं, जैसे डेमोग्राफिक सेगमेंट, जियोग्राफिक, साइकोग्राफिक एंड बिहेवियरल। जैसे जनसंख्या के आधार पे हम बांट देते हैं कि वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ का हम मार्केट इतना डेवलप कर देते हैं कि वहाँ पूर्ति हो सके, तो वो डेमोग्राफिक हो गया। नेक्स्ट जियोग्राफिक। जियोग्राफिक मतलब कहीं पर एरिया ज़्यादा है। अब एरिया ज़्यादा है, वहाँ पे क्या होता है उस एरिया में, उसके अकॉर्डिंग मार्केट की डिमांड करना। जैसे मान लीजिए कहीं खेती ज़्यादा होती है, खेती ज़्यादा होती है तो खेती से संबंधित दुकान भी होनी चाहिए, तो वो जियोग्राफिक हो गया। फर्टिलाइज़र की दुकान, पेस्टिसाइड की दुकान, वहाँ डिमांड क्रिएट होगी। अब जनसंख्या वाला है तो जनसंख्या की जो चीज़ें यूजेस हैं वो चीज़ों की ज़्यादा डिमांड होनी चाहिए, तो वो डेमोग्राफिक हो गया, उसकी दुकानें होनी चाहिए, उस हिसाब से मार्केट को डिवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट साइकोग्राफिक। साइकोग्राफिक मतलब मनोवैज्ञानिक खंड। मतलब हमने ये देख लिया कि उस मार्केट में वो चीज़ें वस्तुओं को खरीदते ही नहीं है, भले वहाँ पे जियोग्राफिक एरिया काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे जनता भी खूब है, लेकिन वहाँ पर उस वस्तु की डिमांड करते ही नहीं है, तो वो क्या हो गया, साइकोग्राफिक। नेक्स्ट बिहेवियरल। मतलब कोई ऐसा एरिया जहाँ पर वहाँ के लोग ही अच्छे ना हो, अगर वहाँ के लोग अच्छे नहीं होंगे, वहाँ लोगों को परेशान किया जाता होगा, तो अगर वहाँ पे हम मार्केटिंग करने को सोचेंगे तो वहाँ मार्केटिंग नहीं हो पाएगा, तो एरिया का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मार्केटिंग कॉस्ट। मार्केटिंग कॉस्ट होता है जिसके अंतर्गत किसी भी जो प्रोड्यूसर है, जो वस्तुओं को उत्पादित कर रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, उस प्रोडक्ट से लेकर के अंतिम उपभोक्ता तक जो कॉस्ट आती है उसको मार्केटिंग कॉस्ट कहते हैं। मतलब जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट से लेकर के, जो प्रोड्यूसर ने प्रोडक्ट को बनाया है, उस प्रोडक्ट से लेकर के अंतिम उपभोक्ता तक जो कॉस्ट आती है, जो लागत आती है, उसको हम मार्केटिंग कॉस्ट कहते हैं। अब जो है ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, रीजंस फॉर हाई मार्केटिंग कॉस्ट। हाई मार्केटिंग कॉस्ट मतलब कि ज़्यादा कॉस्ट क्यों लगती है। ज़्यादा कॉस्ट इसलिए लगती है क्योंकि हाई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, ट्रांसपोर्ट का चार्ज ज़्यादा लगता है, स्टोरेज की फैसिलिटीज़ नहीं है, इसलिए क्या है, रख नहीं पाते हैं, और उस समय फिर लोग पैसे ज़्यादा लेते हैं। और जो है उपज का भारीता है, ठीक है, बल्क में हम वस्तु को जो है बेचते हैं तो हमें क्या है, उसका भी कॉस्ट ज़्यादा लगता है, थोड़ा थोड़ा वस्तुओं को बेचें तो भी कॉस्ट लगता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नेक्स्ट पॉइंट में है ग्रेडिंग का अभाव है। ग्रेडिंग के साथ साथ हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चलती है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मार्केटिंग कॉस्ट ज़्यादा आती है, देना पड़ता है पैसा, क्योंकि वो बोलते हैं कि भाई पहले प्रोडक्ट हमारा सप्लाई हो जाएगा तो हम आपको 1000 एक्स्ट्रा दे देंगे, तो कॉस्ट वो कहता है कि भाई 1 स्टार एक्स्ट्रा दे देंगे, लेकिन ठीक है ले जाते हैं, तो कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाती है फिर। नेक्स्ट सीजनल सप्लाई, वस्तुएं सीजन में सप्लाई होती हैं, इस कारण रेट अच्छा नहीं मिल पाता, कॉस्ट ज़्यादा आती है, स्टोरेज करके रखना पड़ता है। नेक्स्ट है जो अनुचित व्यापार की प्रथाएं हैं, मतलब सही तरीके से वस्तुओं को नहीं बेचते, बीच में कोई ब्रोकर आ जाता है, कहीं कच्चा आढ़ती आ जाता है, कहीं पक्का आढ़ती आ जाता है, ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इस कारण कॉस्ट बढ़ जाती है। नेक्स्ट बिजनेस लॉसेस। बिजनेस में हमें लॉस होता है जिसके कारण हम सही तरीके से, पैसे ना होने की वजह से सही रेट नहीं ले पाते हैं वस्तुओं का। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ रिस्क। जोखिम रहता है किसी भी वस्तु को सप्लाई करने में, पता नहीं सप्लाई हो या ना हो, ठीक है, तो इसके कारण हम वस्तुओं को जल्दी सप्लाई कर देते हैं,
जिससे हमें कम रेट मिलता है और हमारी कॉस्ट ज़्यादा आती है। नेक्स्ट पॉइंट में है सेल्फ सर्विस, और भी सर्विसेज प्रोवाइड करना जो कि सेल्स से रिलेटेड हो। नेक्स्ट चलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ मार्केटिंग कॉस्ट, जो विपणन की लागत है वो किस किस कारणों से इफ़ेक्टेड होती है, तो उस पॉइंट पे आ गए हम। फर्स्ट पॉइंट में है पेरिशेबल, मतलब वस्तुएं जो है ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है जिससे मार्केटिंग कॉस्ट हमें जो है अच्छा नहीं मिल पाता, मार्केटिंग कॉस्ट ज़्यादा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट वही पॉइंट आ गया, स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, रेगुलर सप्लाई नहीं होता है, पैकेजिंग की कॉस्ट ज़्यादा आती है। ठीक है, ग्रेडिंग की व्यवस्था नहीं है और डिमांड क्रिएट नहीं हो पा रही है, बल्क में वस्तु को नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, रिटेलर की व्यवस्था नहीं है, जगह जगह रिटेलर की आवश्यकता चाहिए, स्टोरेज की व्यवस्था चाहिए, और जोखिम के लिए भी कम से कम जोखिम हो ये भी देखना चाहिए। ये सब फैक्टर्स हैं जो मार्केटिंग कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट ट्रेड, ट्रेड क्या होता है? किसी भी वस्तु को बल्क में जब हम ज़्यादातर बेचते हैं, है ना, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेड कहते हैं, व्यापार कहते हैं, उसके बदले हमें पैसा मिले। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में है इंटरनेशनल ट्रेड, जब हम अपने देश से वस्तु को किसी दूसरे देश में बेचते हैं उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसकी आवश्यकता क्यों है? इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेस ऐसे हैं जो हमारे पास, हम वस्तुओं को बाहर बेच देते हैं, हमें विदेशी मुद्रा मिल जाती है। और बहुत सारे रिसोर्सेस ऐसे हैं जो हम बाहर से मंगाते हैं और हमारे पास सरप्लस भी ज़्यादा है, इसके कारण भी हम वस्तुओं को इंटरनेशनल लेवल पर सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, ये टाइप्स हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड के, ये 3 प्रकार के हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और इंटरपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड क्या है? जब हम विदेशों में वस्तुओं को सप्लाई करते हैं तो एक्सपोर्ट ट्रेड। ठीक, इंपोर्ट ट्रेड, जब हम विदेशों से वस्तुओं को खरीदते हैं तो इंपोर्ट ट्रेड। और जब हम किसी वस्तु का किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके, मतलब एक देश से हमने वस्तु को ख़रीदा, उसके बाद उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसको और अच्छे रेट में हमने वस्तु को बेच दिया, तो उसको इंटरपोर्ट ट्रेड। तो ये लिखा भी हुआ है, एक्सपोर्ट ट्रेड वस्तुओं को बेचना विदेशों में, इंपोर्ट ट्रेड विदेशों से वस्तुओं को खरीदना, और इंटरपोर्ट ट्रेड किसी एक वस्तु को खरीदना, उसमें और ज़्यादा प्रोसेसिंग करके और अच्छी क्वालिटी का बना करके उसमें प्राइस ऐड करके, प्राइस को और ज़्यादा बढ़ा करके, फिर उसके बाद दूसरे कंट्री में उसको वस्तु को बेच देना। एक कंट्री से ख़रीदना और दूसरे कंट्री में उसकी वैल्यू बढ़ा करके बेच देना, इंटरपोर्ट ट्रेड कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन बेसिक बताएंगे क्योंकि इसका एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे बड़े लेवल पे पड़ा हुआ है। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका जो स्थापना हुआ था 14 जनवरी 1965 में इसका स्थापना हुआ था और 1964 में इसका एक्ट पारित हुआ था। इसका जो वर्क होता है वो वस्तुओं, जो खाद्यान्न होते हैं उसको खरीदना और उसको कम रेट में गरीब लोगों में बांटना। इसका रिकमेंडेशन किया था शांता कुमार कमेटी ने। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि किसानों को एक सही रेट मिलना, बफर स्टॉक बना के रखना और गरीब लोगों को सस्ते रेट में वस्तुओं को उपलब्ध कराना, और जिससे प्राइस का भी जो लेवल है वो बना रहे। इसके फंक्शन हैं खरीदना, भंडार करना, प्रिजर्वेशन करना, परीक्षण करना, परिवहन की व्यवस्था रखना, डिस्ट्रीब्यूशन भी करना और स्टॉक में रखना। ये इसके फंक्शन है, मेजर फंक्शन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है, डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन DMI, इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। इसका हेड ऑफिस फरीदाबाद में है, ब्रांच हेड ऑफिस इसका नागपुर महाराष्ट्र में है। इसके 11 रीजनल ऑफिसर्स हैं।
ठीक है, ये रीजनल ऑफिसर्स लिखे हुए हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, भोपाल, कोची और गुवाहाटी। इसका सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी है नागपुर में। इसके 27 सब ऑफिसेस हैं और 11 रीजनल एगमार्क लेबोरेटरीज़ हैं। ठीक है, और डिटेल पढ़ना है इसका तो दूसरे वीडियो में आप ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, DMI का स्पेशल, वो देख सकते हैं आप। इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? इसके ऑब्जेक्टिव हैं कि जो राज्य हैं उसमें जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उसको विनियमन बना के रखना, लोगों को उसका डेवलपमेंट करने के लिए उसको मैनेज करने की सलाह देना, और ये ग्रेडिंग के लिए बढ़ावा देता है जिस प्रकार एगमार्क देता है। इसके फंक्शन हैं प्रमोशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। इसमें जो है इम्प्लीमेंटेशन किया गया था इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, और किया गया था एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क का, साथ में एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का, और एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स मतलब कि जो सुधार हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड उसका, और जो प्रशिक्षण देना लोगों को मार्केटिंग से रिलेटेड उसको भी डेवलप किया गया, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जान सकें ये भी बताया गया। नेक्स्ट चलते हैं मार्केट इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो मार्केट इंटीग्रेशन क्या होता है? मार्केट इंटीग्रेशन वह होता है जिसके अंतर्गत किसी एक मार्केट में बहुत सारी चीज़ों का मिलना, ठीक है, एक ही जगह पे चीज़ों को मैनेज करना एक ही मार्केट में, तो उसको बोलेंगे मार्केट इंटीग्रेशन। मार्केट इंटीग्रेशन जैसा मैंने पहले बताया था, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड कंग्लोमरेशन, इतने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। तो चलते हैं इसको अलग अलग पढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या होता है? जब समान स्तर की कंपनियां एक एजेंसी के साथ संयुक्त रूप से काम करती हैं, मतलब कि बहुत सारी कंपनियां हैं लेकिन सब मिलजुल कर काम करती हैं, उसको हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई एक मार्कर है, मार्कर का रेट 20 रुपये है, तो जो दूसरी कंपनी भी मार्कर बनाएगी तो वो 20 रुपये का बनाएगी, मतलब 18-19-20, 18-19-20 ये रेट सेम ही रहेगा, मिलता जुलता रहेगा, तो उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। जब समान स्तर की कंपनियां एक साथ मिलजुल कर कार्य करती हैं उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन वह होता है जिसके अंतर्गत कोई एक कंपनी जब उससे रिलेटेड सारे काम करे जो कार्य वो कर रही है। जैसे कोई सुनार है, वो सोने का व्यापार कर रहा है, तो वो माइनिंग का काम करे, रिफाइनिंग का काम करे, डिज़ाइनिंग का काम करे, और बाद में उसको बना करके बेचने का भी काम करे। तो टोटल A to Z पूरा काम कर रहा है, माइनिंग से लेकर के, रिफाइनिंग से लेकर के, डिजाइनिंग से लेकर के सारे काम जब वो कर रहा हो तो उसको बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन। ये फॉरवर्ड, बैकवर्ड 2 प्रकार के होते हैं। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन वह होता है जिसके अंतर्गत, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन मतलब कोई एक व्यापारी है, वो थोक व्यापार भी कर रहा है और खुदरा व्यापार भी कर रहा है, मतलब होलसेल और रिटेल दोनों का काम करता है, उसको फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बोलते हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन वह होता है जो कोई एक व्यापारी है, वह किसी वस्तु को एक इस सेंटर से सप्लाई कर रहा है तो दूसरे सेंटर, तीसरे सेंटर से भी सप्लाई करने लगे। कोई एक वस्तु को एक सेंटर से सप्लाई कर रहा है तो उसी सेंटर से वस्तु को सप्लाई करे, लेकिन वो वस्तुओं को और बैक साइड से वस्तुओं को खरीद करके, डिमांड ज़्यादा क्रिएट हो रही है तो वस्तुओं को और जगह से भी खरीद करके उसी सेंटर से उसको बेचे, तो उसको बोलेंगे बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं कंग्लोमरेशन इंटीग्रेशन। कंग्लोमरेशन इंटीग्रेशन वह होता है जिसके अंतर्गत कोई एक कंपनी या कोई एक व्यापारी जो बड़ा एक बिजनेसमैन है, वो बहुत सारे वस्तुओं को बनाए। जैसे टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी अब इलेक्ट्रॉनिक का काम भी कर रही है या खाने वाले प्रोडक्ट का भी काम कर रही है, पतंजलि भी कर रही है, अमूल भी कर रही है। इस प्रकार क्या है, कंपनी एक लेकिन प्रोडक्ट अनेक। ठीक है, तो उसको बोलेंगे कंग्लोमरेशन इंटीग्रेशन। नेक्स्ट चलते हैं डिमांड। डिमांड के बारे में जानते हैं। डिमांड क्या है? जब किसी वस्तु की मांग की वह मात्रा जिसके अंतर्गत किसी कीमत पर, कोई भी वस्तु की एक कीमत है, उसको एक निश्चित समय के लिए जब हम खरीदते हैं, ठीक है, मतलब हमने कोई एक वस्तु खरीदा तो उसको एक निश्चित टाइम में निश्चित रेट पर ख़रीदा है, तो उसको हम डिमांड बोलते हैं। एक क्वेश्चन और बहुत आता है, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है
तो डिमांड घट जाती है, और जब कीमत घटती है तो डिमांड बढ़ जाती है। उसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वह होता है जिसमें कि किसी भी वस्तु की कीमत में जब परिवर्तन होता है तो मांग में परिवर्तन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में जो परिवर्तन होता है उसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट, परफेक्ट इलास्टिसिटी। परफेक्ट इलास्टिसिटी वह होता है जिसमें किसी वस्तु का डिमांड में जब बहुत अधिक परिवर्तन होता है तो प्राइस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो उसको बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिसिटी। और जब प्राइस में परिवर्तन हो रहा है और डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़े, उसको हम परफेक्ट इलास्टिक बोलते हैं। ठीक है, मतलब पहला पॉइंट था परफेक्टली इलास्टिसिटी, जब डिमांड में बहुत अधिक परिवर्तन होता है लेकिन प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो परफेक्ट इलास्टिसिटी। और जब प्राइस में परिवर्तन होने पर डिमांड में कोई फर्क ना पड़े तो उसको प्राइस इलास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक क्या होता है? जब किसी भी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के अनुपात में मांग में कम परिवर्तन होता है। मतलब किसी वस्तु का प्राइस जो है 50% कम हो गया तो डिमांड नॉर्मल इंक्रीज होता है, बस 5% इंक्रीज होता है, तो उसको लेस इलास्टिक बोलते हैं। और यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक मतलब जब कीमत में कोई इकाई परिवर्तन हुआ तो जो डिमांड है उसमें भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया तो उसको यूनिट इलास्टिक, पूरा यूनिट की डिमांड बढ़ गई। ठीक है, तो उसको बोलेंगे यूनिट इलास्टिक। हाई इलास्टिक। हाई इलास्टिक क्या है? हाई इलास्टिक जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाता है और मांग में अनुपात में अधिक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हाई इलास्टिक। मतलब किसी वस्तु का प्राइस जो है कम हुआ 10% और डिमांड इंक्रीज हो गई 40%, 50%, उसको हाई इलास्टिक बोलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं डिमांड के बारे में जानते हैं। डिमांड क्या है? डिमांड के टाइप्स पढ़ते हैं, डिमांड कर्व पढ़ते हैं और फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिमांड। डिमांड हमने पढ़ लिया था, किसी भी वस्तु को एक निश्चित समय में निश्चित कीमत जो दी जाती है उसको हम डिमांड कहते हैं। टाइप्स ऑफ डिमांड में इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है? जब किसी वस्तु की कीमत, वस्तु का रेट जो है हमको अलग अलग कीमत पर किसी वस्तु को मिलता है, किसी कैंडिडेट को मिलता है, उसको हम इंडिविजुअल बोलते हैं। मतलब कि मैं मार्केट में गया, मैंने बोला 10 चेयर चाहिए मुझको, तो वो 10 चेयर जो है मुझको 100 रुपये में मिल रही है। कोई कैंडिडेट, दूसरा कैंडिडेट गया, एग्जाम्पल दूसरा कैंडिडेट गया, उसको 120 में मिल रही है, किसी को 130 में मिल रही है। तो अलग अलग रेट में, जब अलग अलग रेट वस्तुओं के मिलते हैं अलग अलग कैंडिडेट को, तो उसको इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। नेक्स्ट, मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड वह है जिसके अंतर्गत किसी भी वस्तु को जो एक सेम रेट में सभी को मिलता है तो उसको बोलते हैं मार्केट डिमांड। नेक्स्ट चलते हैं डिमांड कर्व। क्या होता है? डिमांड कर्व वह होता है जो डिमांड की गई राशि है ना, डिमांड की गई वस्तुएं हैं, उसको जब अलग अलग मात्राओं में हम उसको दर्शाते हैं तो उसको डिमांड कर्व बोलते हैं। जैसे मतलब कर्व पे ही दर्शाना उसको। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व जब अलग अलग रेट में वस्तुओं को अलग अलग लोगों को मिलता है तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व। जब इसको हम किसी कर्व में शो करते हैं तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और मार्केट डिमांड में जब सभी कैंडिडेटों को एक ही रेट में वस्तु मिलती है उसको हम मार्केट डिमांड कर्व कहते हैं, और जब उसको हम कर्व में शो करेंगे तो उसको मार्केट डिमांड कर्व हो जाएगा। नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिमांड। फैक्टर अफेक्टिंग जो डिमांड होता है वो किस कारण प्रभावित होता है? एक तो जो इनकम है वो चेंज हो जाता है, अगर कम ज़्यादा होता है उससे डिमांड प्रभावित होता है। ठीक है, और जो वस्तुओं की डिमांड कैंडिडेट कर रहा है ना, वो अगर बदल दिया कंपनी ने तो डिमांड कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में जैसे वस्तु का कीमत है वो चेंज कर दिए तो डिमांड प्रभावित होगी। और जो वस्तुओं को हम बांटते हैं लोगों में, वहाँ जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी डिमांड जो है प्रभावित होती है। गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी प्रभावित होती है। पॉपुलेशन से भी प्रभावित होती है, और पॉपुलेशन कितनी है, कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ पर कम है उससे प्रभावित होती है। और विज्ञापन में अगर हम व्यय करते हैं तो उससे भी डिमांड प्रभावित होती है। नेक्स्ट चलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इनइलास्टिक डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वह होता है जिसके अंतर्गत जब कीमत में बदलाव होने पर मांग में बड़ा परिवर्तन नहीं होता है,
उसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। मतलब जब कीमत में बड़ा बदलाव होने पर मांग में बड़ा परिवर्तन नहीं होता है, सॉरी, मांग में परिवर्तन बड़ा होता है। जब कीमत में बदलाव होता है तो मांग में भी परिवर्तन होता है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी। मतलब प्राइस 100 रुपये है जैसा इसमें लिखा हुआ है, कैंडिडेट 100 हैं तो 100 क्वांटिटी बिक रही हैं, लेकिन जैसे ही 110 रुपये किया हमने तो 110 रुपये में 110 100 कैंडिडेट ही हैं, लेकिन क्वांटिटी खरीद रहे हैं 20, ठीक है। और वहीं पे इसका अपोजिट होता है क्या, इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक डिमांड क्या होता है, जब कीमत में बदलाव होने पर मांग में परिवर्तन छोटा होता है, तो उसको बोलेंगे इनइलास्टिक डिमांड। मतलब 100 रुपये प्राइस है, 100 कैंडिडेट थे, 100 क्वांटिटी खरीदते थे, लेकिन जब हमने 110 रुपये किया तो 100 कैंडिडेट हैं लेकिन खरीद रहे हैं 80 क्वांटिटी, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें, यहाँ पे जो प्राइस में परिवर्तन हो रहा है, इसमें प्राइस परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन कम लोग प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या है, इसको बोलेंगे इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है, सही है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं सरप्लस। सरप्लस क्या होता है, सरप्लस मतलब कि किसी भी वस्तु का जो प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन में जो हमारे द्वारा जो प्रोडक्शन किया गया है, उस प्रोडक्शन में जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिसको हम सेल करते हैं, उसको सरप्लस बोलते हैं हमारे यूज़ के अलावा। तो ये सरप्लस जो होता है 2 प्रकार के होते हैं, मार्केटेबल सरप्लस और मार्केटेड सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है, मार्केटेबल सरप्लस वह होता है जिसके अंतर्गत जो प्रोडक्शन हुआ टोटल, उस टोटल प्रोडक्शन में अपने लिए वस्तुओं को बचा करके बाकी का बेच देना, अपने लिए जो ज़रूरत है उसको बचा करके बाकी का बेच देना, मार्केटेबल सरप्लस कहलाता है। जैसे कि इसका फार्मूला भी आता है कई बार, MS=P-C, जिसमें MS मतलब होता है मार्केटेबल सरप्लस, P मतलब जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है, और C मतलब जो टोटल रिक्वायरमेंट है, हमारे लिए जो ज़रूरत है हमारे कंजप्शन के लिए, उसको हमने रख लिया, बाकी का बेच दिया, ठीक है, उसको बोलेंगे मार्केटेबल सरप्लस। नेक्स्ट है मार्केटेड सरप्लस। मार्केटेड सरप्लस वह होता है जिसके अंतर्गत कोई भी जो वस्तु हमने प्रोडक्शन किया है, उस प्रोडक्शन को टोटल हमें बेच देना, टोटल बेचने के बाद जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वस्तुओं को खरीदते रहना, उसको बोलेंगे मार्केटेड सरप्लस। नेक्स्ट चलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। क्या होता है मार्केट स्ट्रक्चर, मतलब मार्केट का संरचना। मार्केट का संरचना मतलब कितने कैंडिडेट हैं, कितनी प्रतिस्पर्धा है, कितना कंपटीशन है, कितना प्राइस चल रहा है ना। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए हर चीज़ को फिक्स करना, ठीक है, उसको बोलेंगे मार्केट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट मार्केटिंग चैनल। मार्केटिंग चैनल क्या होता है, किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए उसके बीच में जो चैनल बनता है उसको मार्केटिंग चैनल बोलते हैं। जैसा कि आगे देखते हैं हम, अभी पहले ये है मार्केटिंग चैनल। जैसे कि कोई फार्मर है, फार्मर से हमें कंज्यूमर तक पहुंचाना है, कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए रिटेलर भी हो सकता है, विलेज ट्रेडर्स भी हो सकता है, होलसेलर भी हो सकता है, ठीक है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी भी हो सकती है, गवर्नमेंट की FCI भी हो सकती है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ब्रोकर भी हो सकते हैं, मिडिलमैन हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी वस्तु को शुरुआत से लेकर के, प्रोडक्शन से लेकर के लास्ट तक पहुंचाना, प्रोड्यूसर तक पहुंचाना, उसको बोलेंगे, प्रोड्यूसर से लेकर के कंज्यूमर तक पहुंचाना मार्केटिंग चैनल बोलते हैं, ठीक है। ये 2 प्रकार से पहुंचा सकते हैं, एक तो डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है, जब कोई कैंडिडेट प्रोडक्शन करता है तो उस प्रोडक्शन को डायरेक्ट कोई कंज्यूमर ले जाए, बीच में कोई बिचौलिया, कोई कैंडिडेट बीच में ना हो, मिडिल मैन ना हो, तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट रूट। और इनडायरेक्ट रूट मतलब बीच में बहुत सारे कैंडिडेट हों, तो उससे क्या है, रेट भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट रूट। नेक्स्ट मार्केटिंग इफिशियंसी। मार्केटिंग इफिशियंसी वह होता है जिसके अंतर्गत रेशियो ऑफ मार्केट आउटपुट एंड टू मार्केटिंग इनपुट, मतलब जो मार्केट आउटपुट और जो मार्केटिंग इनपुट का जो अनुपात है उसको हम मार्केटिंग इफिशियंसी बोलते हैं। नेक्स्ट प्राइस स्प्रेड। प्राइस स्प्रेड क्या होता है, किसी भी उपभोक्ता से, जो प्रोड्यूसर है उससे लेकर के लास्ट कंज्यूमर तक किसी वस्तु को जब हम सप्लाई करते हैं तो उसमें जो प्राइस का अंतर होता है उसको हम प्राइस स्प्रेड बोलते हैं। जैसे कोई फार्मर किसी वस्तु को 25 रुपये में सेल किया, 25 रुपये में सेल करते करते वो फार्मर से जब 25 रुपये में निकला, कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते वो 35 रुपये में हो गया, तो प्राइस स्प्रेड क्या होगा, ये 10 रुपये का अंतर है, उसको प्राइस स्प्रेड बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं
ये सब बिल्कुल नॉर्मल पढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसके वीडियो पड़े हुए हैं। गेट क्या है? जनरल एग्रीमेंट टैरिफ्स एंड ट्रेड। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1948 को हुई थी। इसमें जब स्थापना हुई थी तो उसके 117 सदस्य थे, ठीक है। और इसका नाम जो है 1 जनवरी 1948 को तो ये इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन इसका नाम बाद में चेंज कर दिया गया था और उसका नाम हो गया था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की देखरेख करना और उसको बढ़ावा देने का कार्य करता है। तो 1994 में जब उरुग्वे दौर आता है, पूछते हैं उरुग्वे दौर किससे संबंधित है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। तो उस समय जो है उसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, WTO की। कब? 1 जनवरी 1995 को, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? ऑब्जेक्टिव हैं फ्री ट्रेड प्रमोशन, ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट और टैरिफ रिडक्शन। नेक्स्ट है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कृषि व्यापार को सुधारने हेतु ये बनाया गया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? मार्केट को एसेस करना, डोमेस्टिक सपोर्ट करना और एक्सपोर्ट सब्सिडी प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जिम पॉलिसी। एग्जिम पॉलिसी क्या होता है? भारत सरकार द्वारा आयात और निर्यात को नियंत्रण करने हेतु यह नीति बनाई गई, उसको हम बोलते हैं एग्जिम पॉलिसी। इसका ऑब्जेक्टिव मेन ये है कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, फॉरेन एक्सचेंज से अर्निंग करना, ठीक है, और ट्रेड को डेवलप करना। नेक्स्ट है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? किसी भी वस्तु का रेट को फिक्स करना। ये कौन घोषित करती है? ये CACP के सपोर्ट से होता है। इसमें फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फसल खरीदती है, ठीक है, जिससे किसानों को क्या है? प्रोटेक्शन मिलता है, प्राइस का प्रोटेक्शन मिलता है, क्योंकि रेट फिक्स हो जाता है तो कोई मिडिल मैन उसको ज़्यादा ठग नहीं पाता है। नेक्स्ट CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। तो ये क्या करता है? ये MSP की सिफारिश करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि MSP की सिफारिश कौन करता है? तो CACP करता है, ठीक है। इसमें जो है जो कॉस्ट आई है उसका अध्ययन करते हैं, डिमांड सप्लाई का एनालिसिस करते हैं, फार्मर और कंज्यूमर के हितों के बारे में सोचते हैं और उसको मेंटेन करते हैं। अब बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक वह है जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा जो खाद्यान्न को सुरक्षित करके भंडारण में रखा जाता है उसको हम बफर स्टॉक बोलते हैं। इसका इम्पोर्टेंस यह है कि फूड की सिक्योरिटी, प्राइस स्टेबलाइजेशन एंड इमरजेंसी सप्लाई, इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है तभी सप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसमें इतने सारे क्वेश्चन हैं कि अगर आपने एग्रीकल्चर मार्केटिंग सब्जेक्ट आपको पढ़ना है तो इससे 50% से ज़्यादा क्वेश्चन आपके किसी भी एग्ज़ाम में, अगर एग्रीकल्चर मार्केटिंग का पेपर है तो किसी भी एग्रीकल्चर मार्केटिंग के क्वेश्चन में इससे 50% से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।